मूवी की शुरुआत में हमें कुछ साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ वर्कर्स एक माइन में काम कर रहे होते हैं और यहाँ पर एक डॉक्टर होता है जो इन वर्कर्स पर नजर रखे हुए था और एक आदमी उस डॉक्टर को बताता है कि यहाँ पर काम करते हुए कुछ वर्कर्स को यहाँ पर कुछ रेडिएशंस महसूस हुई हैं। उन्हें लगा कि यहाँ पर यूरेनियम है और इसी बात पर वो काफी खुश हो गए और इसीलिए उन्होंने यहाँ पर काफी बड़ी बड़ी मशीनरीज बुला ली और वो वहाँ पर माइनिंग करवाने लगे। और देखते ही देखते जब वो ज्यादा गहराई में पहुंच गए तो वो जमीन अपने आप ही अंदर की तरफ धंस गई। डॉक्टर अपनी एक टीम को लेकर उस केव के अंदर जाते हैं। जब वहाँ पर डॉक्टर इधर उधर देखते हैं तो वहाँ पर उन्हें बहुत बड़े जानवर का एक ढांचा मिलता है और थोड़ी देर बाद जब डॉक्टर को पता चलता है कि ये कोई ढांचा नहीं है बल्कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर सोया हुआ था और उस मॉन्स्टर पर रोशनी पड़ने के कारण वो वहाँ से जग गया और हमें यह दिखाया जाता है कि वो मॉन्स्टर उस केव से निकलकर समुद्र में चला गया। इसके बाद हमें जापान का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर एक आदमी किसी से फोन पर बात कर रहा होता है और वो उस इंसान से कह रहा था कि जहाँ से वो मॉन्स्टर निकला है वो उस समुद्र से होते हुए यहाँ तक आ रहा है और उसी की वजह से यहाँ पर छोटे मोटे अर्थक्वेक्स आ रहे हैं और उसी के समुद्र के किनारे वहाँ पर उसका एक प्लांट होता है और वो कहता है कि इसी के चलते मुझे तो अपना प्लांट बंद करना पड़ेगा। इसके बाद उसकी वाइफ और उसका बेटा फोन्ट वहाँ पर आते हैं। वो अपने वाइफ से कहता है कि जब तक ये अर्थक्वेक्स आते हैं जब तक तुम अपनी टीम लेकर मेरे प्लांट के पास ही रहोगी। इसके बाद फिर साइंटिस्ट हमें एक लैब में दिखाया जाता है जो वहाँ पर पता लगा रहा होता है कि ये अर्थक्वेक के झटके कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि ये अर्थक्वेक के झटके कहाँ से आ रहे हैं। फिर वो कहता है कि सारी मशीन्स बंद कर दी जाएं क्योंकि हमें नहीं पता ये अर्थक्वेक के झटके कहाँ से आ रहे हैं। और थोड़ी देर बाद वहाँ पर फिर से एक अर्थक्वेक आ जाता है और वहीं पर हम साइंटिस्ट की वाइफ को अपनी टीम के साथ देखते हैं और वो वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन चैम्बर में एक ब्लास्ट होने के चलते वहाँ पर एक जहरीली गैस उनकी टीम की तरफ बढ़ने लगती है। वो साइंटिस्ट अपनी वाइफ को बचाने के लिए उसकी तरफ भागता है लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पूरे कैबिन में वो जहरीली गैस फैल चुकी थी। साइंटिस्ट की वाइफ उससे कहती है कि तुम अब दरवाजा बंद कर दो इससे पहले कि ये जहरीली गैस इससे बाहर जाए और ना चाहते हुए भी उस साइंटिस्ट को वो दरवाजा बंद करना पड़ता है और इसके बाद वो काफी पछताता है और दुखी होता है क्योंकि अब उसकी वाइफ उस कैबिन के अंदर रह गई थी। उसकी वाइफ उससे कहती है कि हमारे बेटे फोन्ट का अब तुम अच्छे से ध्यान रखना और इसी अर्थक्वेक के चलते वो पूरा का पूरा प्लांट वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है और सब कुछ तहस नहस हो जाता है। दूसरी तरफ फोन्ट भी अपने स्कूल से ये सब चीजें देख रहा था। इसके बाद हमें 15 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब फोन्ट एक आर्मी ऑफिसर बन चुका था और वो कुछ महीने की ट्रेनिंग के बाद अपने घर पर लौट रहा होता है और जब फोन्ट अपने घर पहुंचता है तो उसकी वाइफ को फोन आता है कि फोन्ट के डैड को पुलिस ने पकड़ लिया है। फोन्ट अब अपने डैड को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था क्योंकि वो मानता था कि उसकी मदर की डेथ उसके डैड की वजह से ही हुई है, लेकिन अपनी वाइफ के फोर्स करने के बाद वो अपने डैड को वहाँ से छुड़वाने के लिए चला जाता है। इसके बाद वो दोनों अब घर आ जाते हैं। फोन्ट के फादर वहाँ पर उसे कहते हैं कि वो एक एक्सीडेंट नहीं था बल्कि वो कुछ रेडिएशन थी और वही सेम रेडिएशन मैं अभी भी फील कर रहा हूँ और पुलिस ने उसे इसी वजह से पकड़ा था कि क्योंकि वो उस रेस्ट्रिक्टेड एरिया में गया था जहाँ पर वो रेडिएशन फैली हुई थी। और उसके फादर उसे बताते हैं कि मेरे दोस्त ने भी वहाँ पर वॉइस फ्रीक्वेंसी चेक की थी और वहाँ पर कुछ अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी और अब वो कहता है कि और मुझे इसी बात को साबित करने के लिए कि वो कोई एक्सीडेंट नहीं था बल्कि वो किसी रेडिएशन के चलते हुआ, इसी बात को चेक करने के लिए वहाँ पर जाना होगा। अब फोन्ट भी अपने फादर के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है। वो दोनों जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो नोटिस करते हैं कि वहाँ पर कोई भी फ्रीक्वेंसी या रेडिएशन नहीं फील हो रही थी और थोड़ी देर बाद में वहाँ पर पुलिस फोर्स आ जाती है और उन दोनों को अरेस्ट कर लेती है। और वहाँ पर वो डॉक्टर होता है जो मूवी के शुरुआत में दिखाया गया था। एक पुलिस ऑफिसर से उस साइंटिस्ट से पूछता है कि तुम बार बार उस रेडिएशन वाले इलाके में क्यों जाते हो। फिर वो साइंटिस्ट उस ऑफिसर को सब कुछ बताने लगता है जो भी वो वहाँ पर करना चाहता था और जो भी उसे वहाँ पर जानकारी थी और वो डॉक्टर भी काफी चौंक जाता है क्योंकि इतनी जानकारी तो उस एरिया के बारे में उसे भी नहीं थी। वो वहाँ पर एक पत्थर जैसी बड़ी सी चीज पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे लेकिन तभी वहाँ पर वो बड़ा सा पत्थर हिलने लगता है और इसके बाद वो लोग उस पत्थर को इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, लेकिन उसके बाद वो बड़ा सा पत्थर टूट जाता है और उसके अंदर से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बाहर आता है। वो मॉन्स्टर काफी खतरनाक और बहुत बड़ा था और वो किसी इलेक्ट्रिकल शॉक से लोगों पर अटैक कर रहा था। इसके बाद वो बड़ा सा मॉन्स्टर उस प्लांट से बाहर आ जाता है और वहाँ से आजाद हो जाता है। अगले दिन वहाँ पर कैप्टन आते हैं और डॉक्टर को वहाँ से चलने के लिए
कहते हैं। डॉक्टर अपने साथ फोन्ट और उस साइंटिस्ट को भी ले लेते हैं, लेकिन वहाँ पर कल रात के दौरान वो साइंटिस्ट काफी जख्मी हो गया था। वहाँ पर जाते ही वो हेड उन लोगों को बताने लगता है कि ये मॉन्स्टर कोई आम मॉन्स्टर नहीं है। जब जमीन की रेडिएशंस कम होने लगी तो ये समुद्र की गहराइयों में चला गया ताकि वो समुद्र से एनर्जी ले सके। वो वहाँ पर बताते हैं कि हमारी कंपनी को भी इसी मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए बनाया गया था और वो आज तक भी नहीं मरा और इसका नाम गॉडजिला है। और ये वही मॉन्स्टर है जिसे लोग अर्थक्वेक समझ रहे थे और ये समुद्र से होता हुआ ये जापान के उस प्लांट तक पहुँच गया, क्योंकि उसे कोई ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ से वो काफी सारी एनर्जी एक ही जगह से ले लेता। इसी के साथ वहाँ पर उस साइंटिस्ट की भी डेथ हो जाती है और वो वहाँ पर काफी परेशान हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर हेड को एक कॉल आती है जो बताते हैं कि समुद्र से हमें कुछ अजीबोगरीब रेडिएशंस मिल रही हैं और हो ना हो वो मॉन्स्टर भी वहीं पर होगा और वहाँ पर वो एक न्यूक्लियर बॉम्ब खा रहा था ताकि वो उससे एनर्जी ले सके। और उसी समुद्र में से कुछ और रेडिएशंस भी आ रही थी और वहाँ पर चेक करने के लिए कुछ इंसान भेजे गए और वहाँ पर उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा क्रिएचर वहाँ से बाहर आ रहा है और ये वही खतरनाक मॉन्स्टर था जिससे लोग अब डर रहे थे, क्योंकि वो अब शहर में भी आ चुका था। इसके बाद दूसरी तरफ हमें गॉडजिला दिखाया जाता है कि जो कि गुस्से से चिल्ला रहा होता है। अगले ही दिन टीवी पर न्यूज आती है कि वो क्रिएचर गॉडजिला से डर कर वहाँ से भाग गया और वो क्रिएचर अब समुद्र में जाकर अपनी एक टीम बना रहा था। डॉक्टर की एक टीम मेंबर उन्हें बताती है कि बहुत समय पहले हमें 2 अंडे मिले थे और उनमें से एक अंडे में से एक क्रिएचर निकल कर जापान के उस प्लांट पर पहुंच गया और हम नहीं जानते कि दूसरे अंडे का वहां पर क्या हुआ। और क्योंकि उस अंडे को एक सेफ जगह पर रखवा दिया गया था तो वहां पर एक आर्मी को भेजा जाता है उस अंडे को चेक करने के लिए, लेकिन उस अंडे में से निकलकर वो क्रिएचर भी अब बहुत दूर जा चुका था और वहां पर पता चलता है कि वो अंडा उसी खतरनाक क्रिएचर का था जो कि अब बहुत दूर जाकर उस शहर में तबाही मचा रहा होता है। और अब इन्हीं दोनों क्रिएचर को ढूंढने के लिए पूरी आर्मी वहां पर लग जाती। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर अब एक फुटेज देख रहे होते हैं जहां पर दूसरे वाला जो क्रिएचर होता है वो एक दूसरे शहर में जाकर तबाही मचा रहा होता है। तो वो उन दोनों क्रिएचर में कॉमन बात नोटिस करते हैं कि एक क्रिएचर के तो पर नहीं थे और एक क्रिएचर के पर थे और वो डॉक्टर वहां पर पहचान लेता है कि इनमें से एक फीमेल है और एक मेल। दूसरी तरफ अब फोन्ट जो कि आर्मी ऑफिसर था और इसीलिए उसे कहीं भी भेज दिया जाता था ताकि वो आर्मी के साथ उन क्रिएचर्स को रोक सके। दूसरी तरफ कैप्टन बताते हैं कि अब वो दोनों क्रिएचर शहर में काफी तबाही मचा रहे होते हैं और तभी हेड कहता है कि हमें इन दोनों को बॉम्ब से उड़ाना पड़ेगा। लेकिन वहां पर कैप्टन हेड को बताता है कि इससे तो उन दोनों क्रिएचर को फायदा होगा क्योंकि उन्हें तो न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए और इसी वजह से वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। इसी पर हेड कहता है कि इसके अलावा हम और कर भी क्या सकते हैं। तभी वहां पर हमें पता चलता है कि वो दोनों क्रिएचर दोबारा से समुद्र की गहराई में जा रहे थे क्योंकि वहां पर उन्हें काफी सारी रेडिएशंस मिल रही थी जो कि उनकी एनर्जी थी। और अब गॉडजिला भी उन दोनों क्रिएचर को मारने के लिए चल पड़ा था और अब आर्मी भी उसी समुद्र की तरफ चल पड़ी थी और वो दोनों न्यूक्लियर बॉम्ब भी अब अपने साथ रख लेते हैं। वो न्यूक्लियर बॉम्ब उन्होंने एक बोट पर रखा हुआ होता है। तभी वहां पर मेल क्रिएचर जिसके पास विंग्स होते हैं वो आता है और उस बोट पर अटैक कर देता है और वो न्यूक्लियर बॉम्ब वहां से ले जाता है। अब वो दोनों वो न्यूक्लियर बॉम्ब लेकर वहां से बहुत दूर चले गए थे क्योंकि उन्हें अब वो ऐसी एनर्जी मिल चुकी थी जिससे वो और भी ज्यादा पावरफुल हो सकते थे। अब आर्मी का और हेड का ये प्लान भी अब रद्द हो चुका था और अब उन्होंने तो अपने हाथ खड़े कर दिए थे और अब वो सिर्फ एक ही उम्मीद पर कायम थे कि शायद हमें अब गॉडजिला ही बचा सकता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो क्रिएचर अब शहर में काफी तबाही मचा रहे हैं, लेकिन वहां पर अब गॉडजिला भी पहुंच चुका था और अब उन दोनों के बीच में जंग छिड़ जाती है और इसी लड़ाई के दौरान वो उस शहर को काफी तहस नहस कर देते हैं और वहाँ के सारे लोग अब पीछे हट जाते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक मेल क्रिएचर ही था और इसी वजह से गॉडजिला उससे आसानी से लड़ पा रहा था और अब गॉडजिला उसे मेल क्रिएचर को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी फीमेल क्रिएचर पीछे से आती है और उस पर अटैक कर देती है और अब गॉडजिला उन दोनों को ही संभाल रहा था। यहाँ पर गॉडजिला के लिए उन दोनों को संभालना बिल्कुल बहुत मुश्किल हो चुका था। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर आर्मी को एक जगह अंडरग्राउंड काफी सारे अंडे मिलते हैं जो कि उन्हीं क्रिएचर्स के थे। वहाँ पर आर्मी का हेड सोचता है कि अगर अभी गॉडजिला की तो इन दोनों क्रिएचर ने हवा बना रखी है, तो अगर ये सारे क्रिएचर बाद में आ गए तो गॉडजिला तो मर जाएगा। इसके बाद वो लोग एक न्यूक्लियर बॉम्ब में टाइमिंग सेट कर उस अंडरग्राउंड में जाकर उसे रख देते हैं और जब वहाँ पर ब्लास्ट होता है तो वो दोनों क्रिएचर भी उस ब्लास्ट को देखते हैं। तो अब उन्हें अपने अंडों की काफी फिक्र होने लगती है, तो इसी के चलते वो वहाँ से
लड़ाई को छोड़कर उस अंडे को देखने के लिए चल जाते हैं। और वहाँ पर गॉडजिला काफी पावरफुल हो जाता है, क्योंकि उस ब्लास्ट के चलते गॉडजिला में अब काफी सारी पावर्स आ गई थी और उसी पावर को यूज करके वह मुंह से उन दोनों क्रिएचर पर अटैक कर देता है। और अब गॉडजिला जो कि काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था, और अब गॉडजिला उन दोनों क्रिएचर्स पर भारी पड़ चुका था। और देखते ही देखते गॉडजिला अब उस मेल क्रिएचर को वहां पर मार डालता है। और अब फीमेल क्रिएचर को काफी गुस्सा आता है, और उसे इस बात का भी गुस्सा था क्योंकि इंसानों ने अब उसके अंडों को भी एक बॉम्ब से उड़ा दिया था। और इसी वजह से अब वो फीमेल क्रिएचर पॉन्ट की तरफ उस पर अटैक करने के लिए बढ़ती है, लेकिन तभी गॉडजिला पीछे से आता है और उसका मुंह खोलकर उसमें सारी रेडिएशंस डाल देता है। और इसी से उस फीमेल क्रिएचर को असहनीय दर्द के साथ वहीं पर उसकी डेथ हो जाती। और दूसरी तरफ अब पॉन्ट भी काफी जख्मी हो चुका था। अगले दिन हमें वो शहर दिखाया जाता है जो कि काफी बुरी तरीके से अब बर्बाद हो चुका था। और वहां पर लोग सोचते हैं कि अब गॉडजिला की भी डेथ हो चुकी है, लेकिन गॉडजिला अब काफी थक चुका था और वो सिर्फ आंखें बंद कर कर वहां पर लेटा हुआ था। और थोड़ी देर बाद वो वहां से उठता है और समुद्र की तरफ बढ़ चलता है। और वो वहां पर किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आया था, बल्कि उसकी दुश्मनी तो उन दोनों क्रिएचर्स से थी और अब वो उन दोनों को मार चुका था। और इसके बाद वो समुद्र में चला जाता है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।